Dear students, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रतिदिन की भांति आज मैं पुनः आप लोगों के सामने जीव विज्ञान का पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का अगला भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग इसके पहले परागण की क्रिया के बारे में बात किए थे। परागण की क्रिया के बारे में बात किए थे कि वह क्रिया जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाता है, यही क्रिया परागण कहलाता है। हम लोगों ने बात किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, दो प्रकार की परागण होती है, एक स्वपरागण और दूसरा परपरागण। स्वपरागण किसे कहते हैं, इनकी युक्तियों के बारे में, इनके महत्व, इनसे हानियों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग परपरागण, इसके बारे में डेफिनीशन वगैरह हो गया है। आज हम लोग बात करेंगे परपरागण से लाभ के बारे में बात करेंगे एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे। वंस अगेन एक बार फिर से आपको परपरागण की बात की इसकी डिफिनेशन दे ही दूँ। परपरागण की क्रिया वह क्रिया है जिसमें उसी जाति के एक पौधे के पुष्प का नर युग्मक उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के मादा के वर्तिकाग्र पे जाता है, यही क्रिया परपरागण है। परपरागण से लाभ, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की बात हो रही है। तो ये जो परपरागित पुष्प हैं ना, इनसे जो फल बनते हैं वो भारी होते हैं, साथ ही साथ वो स्वादिष्ट होते हैं, साथ ही साथ इनमें बीजों की संख्या भी अधिक होती है। तो जो परपरागित पुष्पों से जो बीज बनते, जो फल बनते हैं वो भारी होते हैं, उनकी संख्या में अधिक होते हैं, साथ ही साथ वो स्वादिष्ट होते हैं। दूसरा इसका लाभ क्या है कि ये जो परपरागण से जो उत्पन्न बीज हैं ये बड़े एवं अच्छे नस्ल वाले होते हैं। अब इन बीजों को जब हम लोग उगाते हैं तो इनसे जो पौधे उत्पन्न होते हैं ये पौधे भी बड़े होते हैं, भारी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, साथ ही साथ सक्षम होते हैं तथा इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता अधिक होती है, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे आप अगला देख सकते हैं कि परपरागण की क्रिया के द्वारा रोग अवरोधक जातियों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, परपरागण द्वारा पौधों की नई जातियां उत्पन्न होती हैं जिनमें नए गुणों का समावेश होता है। तो ये कुछ एडवांटेज, कुछ लाभ थे परपरागण की क्रिया का। अब हम लोग बात करेंगे परपरागण से हानियाँ। क्या परपरागण से केवल लाभ ही होता है कि हानि भी होती है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आई विल टेक फर्स्ट, पहला लेते हैं। तो ये जो परपरागण की क्रिया है ये बाह्य साधनों जैसे वायु, जंतु, जल आदि पर निर्भर करता है। जिनमें जल परागण हो रहा है, अगर जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं रहेंगे तो उनकी परागण की क्रिया प्रभावित होगी। जो जंतुओं द्वारा है, कीट पतंगों द्वारा है, अगर उनकी संख्या में किन्हीं कारणवश कमी आ गई तो परागण की क्रिया प्रभावित हो जाती है। तो इसका पहला जो डिसएडवांटेज माने जो इससे हानियां हैं वो ये कि परागण की क्रिया के लिए बाह्य साधनों पर वायु, जंतु, जल, कीट पतंगों आदि पर निर्भर रहना होता है। दूसरी बात, परपरागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। जैसे पपीता है तो वो पौधा, एक पौधा है वो एक लिंगी है, मादा है, दूसरा पौधा अगर नर है तो इसका परागण की क्रिया, इसमें परागण की क्रिया तभी हो सकता है
जब यहाँ से परागकण यानी दूसरे पुष्प से परागकण आए, तो इसका दूसरा डिसएडवांटेज यही है कि इसके लिए इसे दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना होता है। नेक्स्ट बात कि कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों को चटकीला रंग, बड़े दल, सुगंध, मकरंद उत्पन्न करने की आवश्यकता पड़ती है, और जिसके कारण काफ़ी अधिक मात्रा में पदार्थों का अपव्यय हो जाता है। अर्थात जो पदार्थ मकरंद उत्पन्न करने में, चटकीले रंग बनाने में, सुगंध उत्पन्न करने में, इनका काफ़ी ऊर्जा और पदार्थों का अपव्यय हो जाता है। नंबर नेक्स्ट, परपरागित पुष्पों, विशेषकर जो वायु परागित पुष्प हैं, इनमें परागकण अधिक संख्या में नष्ट होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनमें जो परागण की क्रिया है, वो परागण की क्रिया वायु के द्वारा होता है, इसलिए जो है परागकण लाखों करोड़ों की संख्या में बनते हैं, और जबकि परागण के लिए बस थोड़े से ही परागकण की आवश्यकता होती है, और थोड़े से परागकण की आवश्यकता है, जबकि ये बनते लाखों करोड़ों में हैं, तो इस परागकण का अधिकांश भाग वायु में इधर उधर उड़कर व्यर्थ हो जाता है। लास्ट, ये जो परपरागित बीज होते हैं, परपरागित बीज सदैव संकर होते हैं, ये कभी शुद्ध नस्ली नहीं होते हैं, तो ये इनकी डिसएडवांटेज माने हानियां हैं। आइए अब हम लोग आगे बात करें आर्टिफिशियल, कृत्रिम परागण कहते हैं इसको, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, कृत्रिम परागण। आज हम लोग अर्थात मनुष्य वैज्ञानिक अपनी इच्छा अनुसार किसी एक पुष्प के परागकण को किसी दूसरे पुष्प के परागकण पर ये डाल देते हैं। तो मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के परागकण को स्वेच्छानुसार माने अपनी इच्छा के अनुरूप किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने को कृत्रिम परागण कहते हैं। कृत्रिम परागण की जो क्रिया है वो विभिन्न जाति के पौधों के मध्य संपन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने देखा कि कोई पौधा है, सपोज सरसों का पौधा है, उसमें बीज बहुत लगते हैं किंतु छोटा होता है। सपोज दिस इज द एग्जाम्पल। अब हम लोग सोचें कि इसका अगर सरसों का जो बीज है वो मटर के दाने की इतना बड़ा होता तो काफ़ी अधिक मात्रा में तेल निकलते। अब हम उनका मटर का और सरसों का आपस में क्या करा दें, क्रॉस करा दें, तो भिन्न जाति के हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के परागकण को स्वेच्छानुसार किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुँचाने को कृत्रिम परागण कहते हैं। ये जो कृत्रिम परागण है यह विभिन्न जाति के पौधों के मध्य संपन्न होता है, यही क्रिया कृत्रिम परागण कहलाता है। और ये जो कृत्रिम परागण है, निसंदेह ये जो कृत्रिम परागण है, इसमें धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने, विशेषकर भारत में एम.एस. स्वामीनाथन नामक वैज्ञानिक ने इस पे बहुत कार्य किया है। और आज हम लोग जो खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन के कारण ही है। इन्होंने यही तकनीकी का, इसी विधि का प्रयोग किया था, और इसी विधि के प्रयोग करने से नई नई उन्नतशील अधिक उपज वाले पौधों का इन्होंने निर्माण किया, जिससे आज हम लोग खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सके हैं। आइए बात करते हैं इनके विधि के बारे में, करते क्या हैं, कैसे कृत्रिम परागण की क्रिया को हम लोग संपन्न कराते हैं। तो पहले हम लोग करते क्या हैं कि किसी अपरिपक्व जो पुष्प है, जो कि खिला हुआ न हो, अभी वो बंद अवस्था में, कली अवस्था में ही रहता है, तो विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप, चिमटी की सहायता से हम लोग उसको खोलकर
और उसके समस्त पुंकेसर को निकाल देते हैं। जो समस्त पुंकेसर को निकाल देते हैं तो अब वो जो पुष्प है द्विलिंगी था, नर और मादा जननांग दोनों थे, लेकिन पुंकेसर अर्थात नर जननांग को जब निकाल दिया हमने तो अब वो जो पुष्प है अब केवल मादा पुष्प की भांति व्यवहार करेगी। नर जननांग अर्थात पुंकेसर को जो चिमटी के सहायता से बाहर निकालते हैं, यही क्रिया इमैस्कुलेशन कहलाती है। अब पुष्प को छिद्रित पॉलीथीन की थैली के अंदर बांध देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पुष्प खुला हुआ है, किसी दूसरे पौधे का परागकण वहाँ पे न पहुँच पाए, इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं कि उसको छिद्रित पॉलीथीन की थैली से बांध देते हैं। जब जायांग अर्थात मादा जननांग मैच्योर हो जाता है तब थैली को खोलकर किसी इच्छित जिसका हमें परागकण डालना होता है उसके पुष्प के परिपक्व परागकणों को कलेक्ट करके एकत्र करके इसके वर्तिकाग्र पर हम डाल देते हैं, बिखेर देते हैं। तत्पश्चात पुनः पुष्प को हम लोग छिद्रित पॉलीथीन की थैली से ढक देते हैं, बांध देते हैं। कुछ दिनों पश्चात जायांग से फल बनकर तैयार हो जाता है। फल से बीज को एकत्र कर लेते हैं। बीजों को अनुकूल मौसम में उगाकर इनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। बात आता है कि ये जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन अर्थात कृत्रिम परागण की क्रिया है, इसका महत्व क्या है, क्यों हम ऐसा कराते हैं। तो जैसा आपको हमने बताया कि विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग तथा उनके शिष्य भारतीय हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन ने इसी पद्धति का प्रयोग किया और पूरे दुनिया में खाद्यान्न उत्पादन में क्रांति लाई। तो इसके द्वारा हम लोग करते क्या हैं कि कृत्रिम परागण द्वारा अच्छी नस्ल के बीज तैयार करते हैं। इनसे उत्पन्न पौधों में पैदावार तथा रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है। हमारे देश में जो हरित क्रांति हुई है उसका अधिकतम श्रेय कृत्रिम परागित बीजों को ही है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इस विधि से गेहूं, मक्का, आलू की उन्नतशील किस्में तैयार की गई हैं। नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति तथा एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि परागण तो हो गया, परागण के पश्चात निषेचन की बात करेंगे कि निषेचन किसे कहते हैं। तो ये है नर युग्मक, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और मादा युग्मक को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जब नर और मादा युग्मक का संयोजन होता है तो संयोजन के फलस्वरूप जाइगोट बनते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे, कहेंगे नर व मादा जनन इकाइयों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। आवृतबीजी जो पौधे हैं, आवृतबीजी पौधों में परागण के केंद्रक से बने नर युग्मक और बीजांड में स्थित अंड कोशिका के संयोजन द्वारा होता है। परागकण परागकोश से स्वतंत्र होने पर परागण की क्रिया द्वारा अंडक के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं और पहुँचने के पश्चात अपना अंकुरण प्राप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं पे लेक्चर को अपने समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, और आपको जो भी दिक्कत हो आप हमसे निसंदेह बिना
झिझक के, बिना किसी संकोच को कि आप हमसे पूछें, हम आपके प्रश्नों का सहर्ष स्वागत करेंगे। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ।